तो ये है हमारी पॉवर्टी का थर्ड जो है वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। अगर आप 12th क्लास इकोनॉमिक्स में हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप क्लास 12th में नहीं हो तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख सकते हो। इसके बाद हम पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये है, इनमें से किस योजना में स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें प्रोग्राम या फिर ये जो स्कीम है जिसमें लोन दिया जाता है। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY शॉर्ट में बोलते हैं। 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी 1993 में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो देखो, PMRY 1993 में स्टार्ट हुई थी और इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था 10 लाख एजुकेटेड, पढ़े लिखे एजुकेटेड युवा को जो है लोन प्रोवाइड करना था। और इसमें जो पूरा फंड जो खर्चा उठाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी इसका खर्चा, और जो एजुकेटेड यूथ है यानी पढ़ा लिखा युवा है उसको लोन भी मिलेगा और उसको ट्रेनिंग भी मिलेगी, ठीक है। और 10 लाख युवा के लिए जो है ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1993 में 2 अक्टूबर में। और इसमें जो है इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सी स्कीम जो है स्वरोजगार को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो पहला है, ठीक है। दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि 1 दिसंबर 1997 में स्टार्ट हुई थी। इस वाली स्कीम का जो इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी 75% का खर्चा और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट, जो भी राज्य में ये स्टार्ट होगी स्कीम वहाँ पे 25% खर्चा उठाएगी राज्य सरकार। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था स्किल प्रोवाइड करना, जो है जो भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो करना, इंकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ताकि वो अपना खुद का रोज़गार क्रिएट कर सकें। इसमें नेहरू रोज़गार योजना को भी शामिल कर लिया गया था। और जैसा कि नाम से पता लग रहा है शहर, ये अर्बन एरिया के लिए स्कीम थी, यह प्रोग्राम था अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों के लिए। इसमें अधिक जोर वुमेन और SC ST जो पिछड़ी जाति हैं उनको ज़्यादा दिया जाता है। इसमें लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, जब ट्रेनिंग दे दी जाती है तो लोन भी प्रोवाइड, असिस्टेंस मतलब कुछ जो भी होगा इसमें अमाउंट पॉवर्टी लाइन के हिसाब से जो होंगे, पॉवर्टी लाइन से नीचे उनके लिए जो लोन भी अमाउंट भी वो करा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी देती है जो एजुकेटेड यूथ के लिए है, और ये भी है जो शहरों के जो अनएम्प्लॉयड है पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनके लिए है, और वुमेन और SC ST पिछड़ी जाति वालों को ज़्यादा देती है, तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तीसरी पढ़ते हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1995। इसी स्कीम का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार, यानी गवर्नमेंट इसमें कोई आपको रोज़गार नहीं देगी। जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे उन्हें खुद का रोज़गार स्टार्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसके लिए असिस्टेंस देगी, लोन देगी, और आप मतलब इसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह जो भी होगा। और ये रूरल एरिया के लिए था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है। यानी हमारा आंसर बनता है ये तीनों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इंग्लिश में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक। ये सारे हमारे आंसर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से क्या स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ये ध्यान रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह के बारे में सही है। तो देखते हैं, पहला है ऑप्शन कि इस ग्रुप को बैंक या सरकार कम ब्याज पर कम शर्तों पर उधार देती है। बिल्कुल ठीक है। देखो, गवर्नमेंट कहती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है खुद की सहायता के लिए एक ग्रुप, कुछ 8-10 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे की छोटी छोटी वस्तुओं को भी प्रमोट करते हैं, यानी सेविंग्स को। और जैसे मान लो इसको ज़्यादा नीड है, इसको एकदम से अर्जेंट नीड है, तो सारे मिलकर इसको पैसे दे देंगे। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये अगर किसी बैंक के पास जाता है तो बैंक भी या फिर गवर्नमेंट बैंक या गवर्नमेंट जो है इसे लोन देती है, प्रायोरिटी बेसिस पर, है ना, प्रेफरेंस देती है इसको, मतलब पहले मुख्य तौर पर इनको ऋण प्रोवाइड होता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कि यह कुछ लोगों का समूह होता है जिसमें वे छोटी छोटी वस्तुओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल ठीक। यह समूह आपस में कौशल ज्ञान में एक दूसरे की सहायता करते हैं। हाँ, एक दूसरे में स्किल ट्रेनिंग वगैरह का भी एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को सिखाते हैं। और बैंक भी इन्हें कम ब्याज पर और कम शर्तों पर लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो डी है हमारा आंसर है कि तीनों बातें स्व सहायता समूह के बारे में सही हैं। आपको पता होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, और इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है काफ़ी मतलब एक तरह से इसका सफलता इसने प्राप्त की है, जहाँ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनरेगा के बारे में क्या सही है। पहला, मनरेगा का जो अर्थ है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इंग्लिश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी और अकुशल काम के लिए हुई थी, अनस्किल्ड, इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए थी। देखो, अब तक जो हमने जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीछे जो किए हैं हमने, वो थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि खुद काम करो उसके लिए। लेकिन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा जो स्कीम है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, खुद काम देती है। आप जाके बस अपना नाम लिखवा दो, अगर आप पुअर हो और आप अपना नाम लिखवा दोगे जो भी इसका कार्यालय होता है, तो आपको फिर काम देगी सरकार। अगर आपको सरकार काम नहीं देती तो उसके बदले का वेजेस देगी, जितना आप काम करोगे। तो गारंटी देती है 100 दिन का रोजगार, कि 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा एक साल में। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें वुमेन को इसका वुमेन का मतलब कोटा भी है, यानी वुमेन के लिए इसमें कोटा रखा गया है, यानी औरतों का या महिलाओं को इसमें जो है पार्टिसिपेशन, भागीदारी की इसमें वो रखी गई है। ठीक है, तो ये तीनों बातें मनरेगा स्कीम के बारे में सही हैं कि मनरेगा का नाम ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 में इसकी लॉन्च हुई और इसका कानून जो बना था वो 2005 में बना था। 100 दिन का गारंटीड रोजगार इसमें मिलता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाले को देखना है। तो निर्धनता केवल भारत देश की चुनौती है, तो ऐसा नहीं है, ये सही है स्टेटमेंट। निर्धनता जो है पूरे यही स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि निर्धनता केवल भारत देश की चुनौती, ऐसा नहीं है। निर्धनता जो है बहुत ही देशों की चुनौती है। कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वो पॉवर्टी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरा, हमारा अंत्योदय योजना का उद्देश्य गरीबों में से भी जो गरीब हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना था। ठीक है, अंत्योदय जो योजना थी, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मिनिमम नीड्स हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, उनको फूड सब्सिडीज रेट पर मिले और मतलब एक तरीके से उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसके अलावा जो ये ठीक है इसके बारे में स्टेटमेंट। तीसरा ऑप्शन है अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य निर्धनता मापने के आयाम नहीं है, केवल अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य ही जो है निर्धनता मापने के आयाम नहीं है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इसमें गलत है। इसमें लिखा होना चाहिए था कि केवल अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य ही केवल, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसमें गलत हो गया है कि ये इसमें दो वो हो गए हैं। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य किसी को मिल रहा है, पहली बात तो केवल यही आयाम नहीं है, बहुत सारे और भी आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। समाज में कैसे आदमी जी रहा है और उसको पॉलिटिकल एक्सेस है कि नहीं है, तो एक ही डायमेंशन नहीं कि अगर रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है। और भी बहुत सारे आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, चीज़ें हैं जिनसे हम देखते हैं। चौथा ऑप्शन है कुपोषण, स्वास्थ्य, अस्वस्थ, अशिक्षित और भुखमरी। क्या ये गरीबी की विशेषताएं हैं? हाँ जी। माल न्यूट्रिशन है, किसी को पूर्ण तरीके से भोजन नहीं मिल रहा। अनहेल्दी है, अनफिट है, अस्वस्थ है, अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है। भुखमरी है, हंगर है और वो है अकाल पड़ा हुआ है कहीं पे, या फिर भुखमरी है। तो ये सारे फीचर्स हैं गरीबी की। आप इन्हें देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गरीबी है कि नहीं है। अगर कोई माल न्यूट्रिशन है, कोई अस्वस्थ है, अशिक्षित है, उसे भुखमरी, खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम देखकर कह सकते हैं कि हाँ ये गरीब हैं, क्योंकि ये गरीबी की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गरीबी की विशेषताएं बताइए, आप गरीबी को कैसे पहचानेंगे, तो आप लिख सकते हैं कुपोषण एक गरीबी की विशेषता है, अस्वस्थता एक गरीबी की विशेषता है, अशिक्षित होना भी, भुखमरी होना भी गरीबी की विशेषताएं हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन निर्धन माने जाते हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं खेती हर मजदूर, जिनके पास खेती हर मजदूर मतलब लैंडलेस, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, या छोटे किसान, या किराए पर जोतने वाले, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें टेनेंट। तो जो किराए पे वो करते हैं ना, टेनेंट्स, तो क्या ये, तो यस, ये जो ग्रामीण एरिया में यानी रूरल सेक्टर में, रूरल एरिया में जो लैंडलेस लेबर होती है, स्मॉल फार्मर होते हैं, वो किराए पे जोतने वाले टेनेंट होते हैं, ये गरीब माने जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में घरेलू नौकर, रिक्शे वाले और गली में ठेले वाले वेंडर्स जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, ये गरीब माने जाते हैं। घरेलू नौकर, रिक्शे वाले और गली में के ठेले वाले। दोबारा, घरेलू नौकर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, रिक्शा पुलर्स और गली में स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निर्धनता की क्या विशेषताएं हैं। भूख या भुखमरी, न्यूनतम वस्तुओं का अभाव, शिक्षा व स्वास्थ्य का अभाव। तो पहला ऑप्शन ठीक है कि भुखमरी और जो किसी को अगर पूर्ण रूप से खाना नहीं मिल रहा और न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही, उनका अभाव है,
और लैक ऑफ मिनिमम नीड्स या मिनिमम जो है एमेनिटीज़ बोलते हैं इसे, और शिक्षा का और स्वास्थ्य का अभाव, बड़े परिवार होते हैं इनके, और बेरोजगारी भी होती है, एक तो बड़ा परिवार ऊपर से बेरोजगारी। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं और उपरोक्त सभी। तो आंसर है हमारा डी कि जो निर्धनता की विशेषताएं क्या है, भुखमरी होना, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, न्यूनतम जो है एम्यूनिटीज़ नहीं होना, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव होना, बड़े परिवार होना, बेरोजगारी होना, ये सब विशेषताएं हैं गरीबी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिनिमम एम्यूनिटीज़ यानी न्यूनतम आवश्यकताएं अप्रोच का उदाहरण नहीं है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा है कि जो गवर्नमेंट पॉवर्टी ख़त्म करने की 3 अप्रोच निभाती है। एक तो ग्रोथ वाली, वो सोचती है कि हम ग्रोथ ले आते हैं तो जिससे पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। दूसरा, पॉवर्टी के प्रोग्राम्स चलाती है गवर्नमेंट कि पॉवर्टी खत्म करने। तीसरा, मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स को पूरा करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत या मिड डे मील के तहत मिड डे मील देती है, या फिर किसी भी तरह जो गरीब होते हैं ना उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो पहला कोई हमारा ऑप्शन है। इसमें पूछा है कि कौन सी मिनिमम नीड्स वाली स्कीम में नहीं आता, जो ये वाला है ना इसमें नहीं आता। तो पीडीएस बिल्कुल आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो राशन की शॉप्स होती हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं पीडीएस स्कीम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक बार और, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी राशन शॉप्स के थ्रू सस्ते दामों पर जो है गेहूँ, चावल वगैरह, चीनी वगैरह अपने गरीब लोगों को पहुँचाती है। मिड डे मील में जो गरीब बच्चे हैं उनको दोपहर का खाना मिल जाता है, जिससे उनको कैलोरी और उनको कुपोषण की जो वो है जो शिकायत है वो खत्म हो जाती है, क्या कुछ हद तक कम होती है। तीसरा, सब्सिडी जो है सब्सिडी के तौर पर मिनिमम नीड्स पूरी करना, जो न्यूनतम चीज़ें हैं उनको सब्सिडी देकर सस्ते में देना गरीबों को। तो ये तीनों जो है ना, ये जो मिनिमम एम्यूनिटीज़ हैं या न्यूनतम आवश्यकताएं को पूरा करने की अप्रोच है। ये SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी लघु उद्योग है ना, लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं, ये इसका पार्ट नहीं है। लघु कुटीर उद्योग होते हैं ये वाला, ग्रोथ वाला। जैसे मान लो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक टाउन में, किसी एक शहर में एक फैक्ट्री लगा देगी। उस फैक्ट्री से क्या होगा, जो है ना, मान लो और भी लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोग छोटा छोटा अपना कोई काम करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी चलाएंगे। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि इससे पॉवर्टी खत्म हो, लेकिन ये पहली अप्रोच में आएगा, ये फर्स्ट वाले में आएगा, ग्रोथ वाले में। या फिर ये दूसरे वाले में भी आ सकता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या फिर रीजनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है, स्किल्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के संबंध में सही है। तो पहला ये 1999 में आरंभ हुई, बिल्कुल ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इसका पूरा नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और अब ये नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन में शामिल हो गई है। इसमें स्व सहायता समूह बनाया जाता है और ऋण की सुविधा दी जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, लेकिन कहाँ पर, ग्रामीण एरिया में, है ना। और इसमें जो है लोन भी दिया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ट्रेनिंग और लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी कुछ कंडीशंस या कोटे होते होंगे कि गरीबों के लिए और सिखाने के लिए इसमें कुछ टारगेट रखा गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में क्या सही है। तो 25 दिसंबर 2000 को इसकी स्टार्ट हुआ, ये शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2000, और 100% खर्च जो उठाती है वो सरकार उठाती है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें वगैरह बनती है उसमें इसका मतलब जो है उसमें लोगों को काम मिलता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे नाम से पता लग रहा है। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंदिरा आवास योजना 1996 में आरंभ हुई, जिसका खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है 75% और 25% उठाती है राज्य सरकार, बिल्कुल ठीक है। इंदिरा आवास योजना, इसमें जो है लोगों को जो हाउसिंग है उसकी मुहैया कराने का था इसमें प्रावधान। मनरेगा में जो है 33% महिलाओं का होना अनिवार्य है, बिल्कुल कोटा रखा गया है मनरेगा में। महात्मा गांधी जो है रूरल वाला, जो है इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है। तीसरा पॉइंट कहता है कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से क्या निर्धनता में कमी हुई है। तो हाँ, निर्धनता में कमी हुई है, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से निर्धनता पॉवर्टी खत्म हो गई है। तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि क्या निर्धनता उन्मूलन के सभी कार्यक्रम जो है पूरी तरह सफल रहे। तो नहीं, पूरी तरह कोई भी अभी तक मतलब कंप्लीटली हमारे देश में पॉवर्टी खत्म नहीं हुई है। तो हमारे देश में जो है पॉवर्टी कम करने में काफ़ी इनका योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो तीनों पॉइंट्स हमारे ठीक हैं, ये गलत है। तो आंसर है डी, ठीक है।
तो इसको एक बार देख लो कि इंदिरा आवास योजना 1996 में स्टार्ट हुई 75-25 के रेशियो से। मनरेगा में 33% वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन जो है कंपलसरी है। और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से निर्धनता में हमें कमी आई है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट के तौर पर कि क्या निर्धनता कार्यक्रमों से कोई फ़ायदा भी हुआ है, तो लिखना है येस हुआ है, लेकिन हाँ पूरी तरह से नहीं हुआ है क्योंकि कुछ करप्शन भी पाए गए हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। देखो तो देखो ये वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम में की कमियां हैं। तो देखो जो हमारे निर्धनता कार्यक्रम है ना खत्म करने के, यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, उनमें कुछ कमियां पाई गई थी। उनमें अकुशल होता था, इनएफिशिएंट उनका इम्प्लीमेंटेशन था, क्योंकि देखो स्कीम्स तो बहुत अच्छी बनाई लेकिन ग्राउंड लेवल तक वो पहुँचते पहुँचते सही से नहीं पहुँची। दूसरा उसमें जो है ना प्रबंधन, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है, वो भी सही तरीके से नहीं हो पाया। इसमें करप्शन पाया गया है। देखो ऊपर के जो अपर क्लास होते हैं या फिर जो भी हैं, इसमें करप्शन पाया जाता है। तीसरा दूरदर्श जो इलाके हैं वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाई। जो रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं दूर दूर इलाकों में, उन तक ये पहुँच नहीं पाई। तो आंसर है हमारा डी। तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की जो कमियां अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम, तो आपको ये सारे ऑप्शन लिखने हैं। आपको लिखना है कि निर्धनता कार्यक्रमों में अकुशल लागू ही अकुशल प्रबंधन रहा, यानी इनएफिशिएंट इसका इम्प्लीमेंटेशन रहा, इनएफिशिएंट इसका जो है मैनेजमेंट रहा, इसमें करप्शन था, भ्रष्टाचार था, और जो रिमोट एरियाज़ थे उस तक इनकी पहुंच नहीं थी। तो डी आंसर है हमारा। तो अब हमारे जो पॉवर्टी की जो 3 वीडियोस हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। पॉवर्टी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कारण क्या होते हैं, पॉवर्टी के फीचर्स क्या होते हैं, पॉवर्टी की विशेषता क्या होती है, निर्धनता में क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने कवर कर ली है केवल 3 वीडियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ ये वीडियो खत्म होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम दूसरा चैप्टर और दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और उसको देखें।